नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकली और इस बड़ी खबर के ऊपर चर्चा बेहद जरूरी है। उपलब्धि भरी खबर है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक नए रिकॉर्ड स्तर पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन धान के रिकॉर्ड खरीदी को पूरा कर लिया है। धान खरीदी 31 जनवरी तक अभी चलनी है। पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को सर्वप्रथम बधाई दी। रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने, प्रदेश के कैबिनेट के मंत्रियों ने, सभी ने किसानों को शुभकामनाएं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोगों का रुझान अब खेती की तरफ बढ़ चला है। भूपेश सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। 25 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। वहीं केंद्र ने धान खरीदी में कई सारी अड़चनें डाली। इन सब के बावजूद रिकॉर्ड धान खरीदी होना बताता है कि प्रदेश में किसान उत्साहित है। प्रदेश में किसानों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इस साल रिकॉर्ड हमने 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया है। जो इनके शासन काल में जितना खरीदे होते थे लगभग दुगुना धान खरीदी किया है। न केवल धान खरीदी किया है, बारदाने की उपलब्धता के साथ साथ धान उठाव भी समय सीमा पे हो रहा है। नया कीर्तिमान साल दर साल टूटता रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार। धान खरीदी एक भी दिन ना तो बंद हुआ, ना किसानों के खातों में पैसा जाना बंद हुआ। ये हमारी दूसरी बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार और तो रिकॉर्ड खरीदी धान में और रिकॉर्ड पिछली सरकार में कैसे बने, इस पर भी तंज कसा गया। लेकिन इन सब के बीच बड़ा बिंदु यह है कि आज के दौर में जब वाकई खेती का रकबा घटने की चिंता सारे देश की है, कई प्रदेशों की, ऐसे में अगर यहां धान का रकबा बढ़ रहा है, अगर धान की उपज बढ़ रही है, इन सब दुश्वारियों के बीच में जो आप लक्ष्य तय कर रहे हैं उसके पहले आप एक नए रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं, तो वाकई ये प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की भी खबर है, उपलब्धि की भी खबर है और इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ में आज ऐसे लोग जुड़े हैं जो प्रदेश की जनता से भी और किसानों से सीधे जोड़ रखते हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, स्वयं भी किसान हैं, जमीन पर लोगों के और किसानों के बीच रहते हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए जुड़े हैं, सक्रिय नेता हैं। और बाबूलाल शर्मा जी हैं, बेहद वरिष्ठ पत्रकार और दशकों से इस इलाके में और धान की कटोरे में सियासत के तापमान को भी धान के मुद्दे पर उबलते उन्होंने देखा। आप सबको नमस्कार, स्वागत है। शुक्ला जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले तो शुभकामनाएं सरकार को भी और पूरे प्रशासनिक तंत्र को भी, उससे भी ज्यादा किसानों को। इस उपलब्धि को अर्जित करने का क्रेडिट, श्रेय वैसे तो मुख्यमंत्री जी दे चुके किसानों को, आप किसे देते हैं, कांग्रेस किसे देती? जी, निश्चित तौर पर यह पूरी उपलब्धि माननीय भूपेश बघेल जी के प्रयास, उनकी मेहनत, उनकी सोच और उनके अदम साहस का परिणाम है। ये उनकी ही सोच थी कि छत्तीसगढ़ में कैसे गांव को समृद्ध किया जाए, कैसे किसानों को समृद्ध किया जाए, कैसे छत्तीसगढ़िया लोगों तक संसाधनों को पहुंचा के उनको लाभ का हिस्सेदार बनाया जाए। और यह जो नजर आ रहा है, पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग 13 या 14 लाख किसान पंजीकृत होते थे, जिसमें बमुश्किल 12 लाख लोग धान बेचते थे। और धान भी कितना बेचते थे? 56 लाख 57 लाख मीट्रिक टन। लेकिन भूपेश बघेल जी के आने के बाद ना सिर्फ रकबा बढ़ा और आज 74 लाख एकड़ हो गया है, लगभग 25 लाख किसान हो गए हैं, जिसमें 22 लाख 80,000 किसानों ने धान बेच लिया है। और आज की डेट में 101 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीद लिया है। लगभग सभी के खाते में पैसे भी पहुंच गए हैं। 13-14 दिन शेष है और पूरा उम्मीद है कि जो हमारा लक्ष्य था 110 लाख मीट्रिक टन, उससे ज्यादा ही खरीदी होगी, कम नहीं होगी। और उसी तरीके से बारदाने की व्यवस्था, उसी तरीके से उठाव, किसी किसान को टोकन के लिए परेशानी नहीं। और ये जो प्रक्रिया चालू हुई, पहला साल तो इन्होंने हमें खूब तंग किया, कभी बारदाना नहीं दिया तो कभी धमकी दी कि आप इनपुट बोनस दोगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे, आपको चावल नहीं खरीदेंगे। बाद में अगले साल इन्होंने दुनिया भर के और ब्रेकेज लगाए, कोरोना काल था। लेकिन कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी का अदम्य साहस, उनकी दृढ़ निश्चय, उनका प्रयास और फिर साथ में उनकी टीम, जो अमरजीत भगत की जी टीम थी, प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता देखने वाले के विशेषज्ञ मोहम्मद अकबर जी,
रविंद्र चौबे जी, इन सब की जो एक सामूहिक प्रयास है, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास जो जाता है, श्रेय जाता है, वो उसके एकमात्र सूत्रधार कोई है तो माननीय भूपेश बघेल जी। श्रीचंद सुंदरानी साहब, विपक्ष भी इस बात को तो स्वीकार करेगा कि यहाँ के किसानों का परिश्रम, उनका पसीना, उनकी मेहनत रंग लाई है। एक रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी आज दिखाई पड़ रही है। आज भी क्या इसमें जो सरकार ने कहा इससे आप इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, निश्चित रूप से पुनीत जी, एक बहुत अच्छा सुखद अवसर है जब 1 लाख मेट्रिक टन करीब करीब धान की खरीदी हो चुकी है। ये जिस प्रकार से किसानों को धन्यवाद देने की बात, किसानों को बधाई देने की बात थी, मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि किसानों को बधाई और धन्यवाद भी देना चाहिए। और कृषि के तरफ जो झुकाव बढ़ा है किसानों का, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं और उनको परिश्रम का लाभ मिले, ये इसके लिए भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज जिन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ राज्य अगर पहुंचा है धान के मामले में, तो इसमें सर्वाधिक क्रेडिट अगर किसी को जाता है, धन्यवाद किसी को दिया जाना चाहिए। भूपेश बघेल जी को चाहिए कि उनको धन्यवाद दें, कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि उनको धन्यवाद दें। वह डॉक्टर रमन सिंह जी का काम, जिन्होंने कृषि को बढ़ावा देने का काम किया। 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, 2001 से लेकर 2003 तक 16 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा जाता था, लेकिन लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी ने कृषि को बढ़ावा देने का काम किया। 75,000 पंप कनेक्शन दिए गए थे 55 साल के कांग्रेस की सरकार में। संयुक्त मध्य प्रदेश का कांग्रेस का जमाना, 75,000 पंप कनेक्शन, 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर के 4.5 लाख पंप कनेक्शन डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने दिए। कहीं न कहीं धान का उत्पादन बढ़े, कहीं न कहीं धान की पैदावार बढ़े। धान का कटोरा कहा जाता था, छत्तीसगढ़ का वास्तविकता में धान के कटोरे के रूप में साबित हो। 75,000 मेट्रिक टन धान खरीदने तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार पहुंची थी और निरंतर उत्पादन बढ़ रहा है, किसानों की रुचि बढ़ रही है। और कहीं न कहीं कितना भी क्रेडिट ले ले राज्य सरकार, लेकिन इसमें 60-70% तो केंद्र की भी भूमिका है धान खरीदी के मामले में। समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के मामले में केंद्र के सहयोग के बिना कहीं आज थोड़ा सा राजनीति से परे इतना बड़ा। सुंदरानी साहब, आपने जिस बात को शुरुआत की, थोड़ा सा पहले इस विषय पर बातचीत कर ले कि वाकई आज के दौर में पोस्ट कोविड के बाद के हालात को आप देख लें, इन सब के बीच, सारी दुश्वारियों के बीच में, केंद्र राज्य के समीकरणों के बीच में, ये उपलब्धि किसानों के खाते में सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। बाबूलाल शर्मा जी, बाबूलाल जी, आप दोनों पक्षों को सुन चुके हैं। धान के कटोरे में, धान पर पॉलिटिक्स हमने बहुत देखी, लेकिन एक बड़ा टारगेट रखना और उसके पहले एक रिकॉर्ड स्तर को छूना, आप कैसे पाते हैं? आपके मुताबिक ही किसका श्रेय है? देखिए, धान खरीदी की शुरुआत जो है वो अजीत जोगी के सरकार में शुरू हुई थी, जो बहुत कम मात्रा में थी। उसके बाद जो है 15 साल के शासन में डॉक्टर रमन सिंह ने भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन जिस ऊंचाइयों तक इस सरकार ने पहुंचाया है, ये कल्पना के बाहर थे। और निश्चित रूप से जो है 21,000 करोड़ का अगर निवेश इसके अंदर हो रहा है, वो किसानों के पास पहुंच रहा है, तो कहा जा सकता है कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो किसानों को दिया जा रहा है और कैसे खेती को दिया जा रहा है, खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इससे ये भी एक चीज साबित होती है कि जो आरोप प्रत्यारोप जो हुए थे इस सरकार के ऊपर कि बीज उपलब्धि करा रहे हैं, खाद उपलब्धि करा रहे हैं, वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई। और जब सारी चीजें उपलब्ध हुई है तभी इतना ज्यादा रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, ये मानना पड़ेगा आपको। और निश्चित रूप से जो है किसान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एक साधन बना है, मूल आधार जो है किसान की अर्थव्यवस्था का, ये धान खरीदी बन गई है। और अब सरकारों के पास एक चुनौती है इस प्रकार की कि ये किसको आगे इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, 120 तक ही पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये एक ऐसी मात्रा है कि इस मात्रा को आगे कैसे चलाया जाएगा, इसकी जो है चुनौती सामने रहेगी। अगली सरकारें जो भी आए, कांग्रेस की आए, भाजपा की आए, किसी की भी आए, उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। और निश्चित रूप से एक सिस्टम जो बना है, इन्होंने इस सरकार के पहले डॉक्टर रमन सिंह ने शुरुआत की और इसने जो सिस्टम बनाया है इस खरीदी का, उस सिस्टम को बचाए रखना जो है वो हम सबका कर्तव्य होगा, क्योंकि उससे किसान और गरीब किसान जुड़ा हुआ है और गांव की पूरी अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है।
वैसे सिस्टम की जहां तक बात है तो सिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन आए और जैसा शुक्ला साहब ने शुरुआत में कहा था कि बहुत सी दुश्वारियां इसमें थी। शुरुआती साल में जब सरकार आई तो बारदानों को लेकर, खरीदी की व्यवस्था को लेकर, बोनस को लेकर बहुत से बिंदु थे। अब की बार और बिचौलियों की वजह से नुकसान झेलना या उठाव को लेकर दिक्कतें आना, अब की बार न के बराबर इस तरह की खबरें आई। क्या इसमें प्रशासन ने काम किया, आप क्या देखते हैं? आप स्वयं भी किसान हैं, शुक्ला जी। जी देखिए, सरकार की चुस्त निगरानी और इच्छा शक्ति, ये दोनों ही चीजें ऐसी थी जो किसान को पूरी सुविधा प्रदान की। पहले लोगों को टोकन की लाइन लगना पड़ता, इस बार तो ऑनलाइन टोकन मिल रहा था। आदमी को जिस दिन चाह रहा था उस दिन को टोकन मिल रहा था, जाके धान बेच रहा था और जिस दिन धान बेच रहा था विद इन 24 आवर्स के पैसे आ जा रहे थे। धान का उठाव भी उतनी तेजी से हुआ। तो निश्चित तौर पर सरकार का बनाया सिस्टम और सरकार की बनाई चुस्त चाक चौबंद व्यवस्था, ये दोनों ही, मैंने कहा ना, पहले गांव जो होता था शहर में आश्रित होता था, शहर से पैसा गांव जाता था। भूपेश बघेल जी के राज में जो सबसे बड़ा जो आमूलचूल परिवर्तन आया वो ये आया है कि अब गांव में पैसा जाता है और गांव से पैसा शहर आता है। शहर पर निर्भरता खत्म हुई है, लोग शहर में माइग्रेट होके आते थे, आज लोग शहर छोड़ के वापस गांव जा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए रकबा भी बढ़ा है, मेहनत कर किसान भी बढ़े हैं। युवा पढ़ने लिखने के बाद नौकरी ढूंढने निकलते हैं, लेकिन अब रोजगार के लिए उनके सामने कृषि एक अच्छा विकल्प सामने आया है। साथ में हमने कोदो, कुटकी, रागी और अन्य चीजों में देना चालू किया है। गांव की अर्थव्यवस्था सुधरी है। हर किसी को अपने अपने परिवार के बीच, अपने समाज के बीच रहना अच्छा लगता है और इसलिए किसानी बढ़ी है। आदरणीय सुंदरानी भैया कुछ बता रहे थे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बने थे, जैसे आपने टोका कि आज राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी उपलब्धि के दिन है, लेकिन चूंकि अब प्रसंगवश बात निकली है, सुंदरानी भैया ने बोली है, तो मैं थोड़ा बता दूं कि रमन सिंह जी के कोई उपलब्धि नहीं थी। जैसे बाबूलाल भैया ने बताया अजीत जोगी ने चालू किया, बल्कि उसके पहले भी 1968 में समर्थन मूल्य आयोग का गठन हो गया था और मंडी समितियों में खरीदी होती थी, पर वो पर्याप्त नहीं थी। ये इच्छा शक्ति है, अन्यथा रमन सिंह ने तो पहले 20 क्विंटल बोला, फिर उसको 15 किया, फिर उसको 15 को 10 कर दिया, किसानों के दबाव में फिर 15 किया, लड़ाई लड़नी पड़ी हमको सड़कों में आके। आपने जो बोला था कि 270 बोनस देंगे, वो एक भी साल नहीं दिया। 2100 समर्थन मूल्य 300 रुपए बोला। भाई साहब आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा ना। 2100 रुपए और 300 रुपए बोला, वो भी कभी नहीं दिया। तो इस प्रकार 2000 से 2003 तक आपकी सरकार के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ा झूठ फैला रही है कि केंद्र सरकार का इसमें योगदान है, जबकि एकदम स्पष्ट है कि हम रिजर्व बैंक से ब्याज में पैसा लेते हैं। सृजन भैया मेरी बात सुन लीजिए, सृजन भैया मेरी बात, सृजन भैया मेरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। साल तक भाई साहब आप मेरी बात सुन लीजिए, आपके सुनने लायक चीज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से छत्तीसगढ़ सरकार अपनी गारंटी में पैसा लेती है, उसका हम ब्याज पटाते हैं और बदले में चुकाने के लिए हम भारत सरकार को चावल देते हैं। चावल का जो पैसा आता है वो लोन स्वरूप पैसा आरबीआई में पड़ता है। हमको इसमें सिर्फ जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद ही मिलता है। इससे ज्यादा इतनी मेहनत कवायद के पीछे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो सिर्फ जनता का आशीर्वाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम अपना लोन लेके धान खरीदते हैं, केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। एक सुतली खरीदने के लिए भी हमको लोन लेना पड़ता है, ये तथ्य है। जी सुंदरानी साहब, बहुत से सवाल इसमें उठाए गए थे, लेकिन इन सब का उत्तर अब की बार के इस सीजन में किसानों ने भी दिया, व्यवस्थाओं ने भी दिया, और कुछ और सवाल जो आप उठा रहे हैं उन पर भी मैं उत्तर लूंगा। लेकिन एक बात जो शर्मा जी ने की कि जब एक बड़ा लक्ष्य आप बना लेते हैं, उसे पूरा कर लेते हैं, तो आपके लिए ये स्वयं चैलेंज है कि आप अगली बार उसके ऊपर जाएं। छोटा सा ब्रेक लेके लौटेंगे, थोड़ा इस चैलेंज के ऊपर भी मैं बात करूंगा और सुंदरानी जी की बात का उत्तर भी लूंगा। चलिए, रिकॉर्ड धान खरीदी के ऊपर एक तरफ सरकार ने कहा है कि ये हमारे साथ साथ किसानों की बड़ी उपलब्धि है, किसानों को उसका पूरा श्रेय जाता है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी कम नहीं रहे। शुक्ला जी, एक बात जो यहां बाबूलाल शर्मा जी ने की, बड़े लक्ष्य को आप एक मानक की तरह सेट तो कर देते हैं, अगली बार आपको इसके पार ही जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। क्या सरकार या कांग्रेस पार्टी या सिस्टम इसके लिए तैयार है? निश्चित तौर पर हम इसके लिए भी तैयार हैं, और बल्कि मैं तो कहता हूं कि यदि इसे जोड़ा भी बिक जाए तो हमारी सरकार तैयार है। 24 एथेनॉल प्लांट हमारे बन के एमओयू हो के लगभग तैयार हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की अनुमति हो। उसके बाद भगवान ने चाहा तो हम रबी का भी धान खरीद के दिखाएंगे।
मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, खरीफ के साथ साथ रबी का भी धान खरीद के दिखाएंगे। हम धान को और किसानी को लाभ को बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति अपना डिग्री लेके नौकरी के पीछे घूमे। हम चाहते हैं आदमी शिक्षित होने के बाद ग्रामोद्योग की ओर, गांव की ओर मजबूती और बढ़े, क्योंकि हमारा सपना है। और हम गांधी जी का न्याय, गांधी जी कहा करते थे, जो गांव होते हैं देश की पांव होते हैं। गांव मजबूत होगा, देश का पांव मजबूत होगा तो सब कुछ समृद्ध होगा। तो हम और हमारी सरकार तैयार है। किसान भूपेश बघेल जी किसान के पुत्र है और उनसे ज्यादा दूरदर्शी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, भूतो ना भविष्य, तो आज के डेट में उनके बराबरी का किसान नेता, उनसे बड़ी सोच वाला नेता कोई दूसरा नहीं है। जी जी, सुंदरानी साहब, इस बात को तो विपक्ष भी स्वीकार करेगा कि लगातार साल दर साल, चाहे आपकी सरकार रही चाहे कांग्रेस सरकार रही, किसानों के परिश्रम से ये रकबा भी बढ़ा है। इसमें उपार्जन केंद्रों के ऊपर, तमाम जगहों के ऊपर किसानों का उत्साह देखते ही बना है। अब की बार भी तमाम दिक्कतों के बावजूद किसान अगर इस मात्रा में धान बेचने आ रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, तो फिर जाहिर तौर पर पूरे सिस्टम को उसका आप श्रेय देंगे और किसानों को भी देंगे। निश्चित रूप से पुनीत जी, सिस्टम को श्रेय तो जाएगा ही, श्रेय देना भी चाहिए सिस्टम को। लेकिन पुनीत जी, जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को बनाया छत्तीसगढ़ में, उसको भूलना कहीं न कहीं बेईमानी होगी। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में जिस प्रकार से सिस्टम को डेवलप किया, मैं याद दिलाना चाहूंगा चंद्रशेखर शुक्ला जी को 2001 सरकार थी। आपके शासनकाल में किसान आत्महत्या कर लिया करते थे, धान आप खरीद नहीं पाते थे। अरे चंद्रशेखर जी, अब मैंने आपको सुनाना, आप मेरे को सुनिए ना, मैं आपको सुनाना भैया, आप मेरे को तो सुनिए, थोड़ा 2 मिनट बोलने तो दीजिए, 2 मिनट बोलने तो दीजिए। 2001 से लेकर, माननीय 2001 से लेकर 2003 तक आपकी सरकार थी। मात्र 5 क्विंटल धान आप खरीदते थे, 16 लाख मेट्रिक टन धान खरीदते थे। लेकिन इस ढांचे को व्यवस्थित करने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया। 30 लाख मनमोहन सिंह जी को भी धन्यवाद देते हैं। 40 लाख, फिर थोड़ा सा राजनीति से परे, मनमोहन सिंह जी को भी धन्यवाद दे दीजिए, सोनिया गांधी जी का भी आभार व्यक्त कर दीजिए। शुक्ला जी, सुंदरानी साहब, क्या अभी नहीं, मैं मनमोहन सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा निश्चित रूप से। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी। आज शर्मा जी कह रहे हैं कि आप धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि आज केंद्र बड़े लक्ष्य को आप लोग कैसे आगे ले जाएंगे, क्या ये चैलेंज? मैं दूंगा धन्यवाद मनमोहन सिंह जी को, निश्चित रूप से दूंगा। लेकिन आप भी तो इतना बड़ा दिल दिखाओ कि ये धान खरीदी में मोदी जी का भी आशीर्वाद है, ये तो बोलने का साहस करो। क्या जवाब देंगे, मत बताइए सुंदरानी भैया को। नहीं, चलो मैंने मनमोहन सिंह जी की तारीफ करी, आप तो एक बार मोदी जी को धन्यवाद दो। हमने तो लोन लिया है, काहे की तारीफ करें, लोन देने की तारीफ करें, ब्याज देने की तारीफ करें। हमने आरबीआई से लोन लिया है, ब्याज देने की तारीफ करें, लोन देने की तारीफ करें। अरे लोन किस चीज से? आपने खुद कहा दिया था हमारा चावल नहीं लेंगे, इनपुट अच्छा, मनमोहन सिंह की क्यों तारीफ करवा रहे हो? तो आप हमारा चावल नहीं लेंगे, मनमोहन सिंह जी की तारीफ क्यों करवा रहे हो? आपने बैठा के डॉक्टर रमन सिंह आप राजीव सम्मान निधि का डॉक्टर रमन सिंह, किसानों को डॉक्टर रमन मिलेगा तो आप चावल नहीं प्रयास किए थे ना चंद्रशेखर जी, आज उसी का परिणाम है। हम ले रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो बीज बोया था ना, वही वृक्ष आप ब्याज भी बता रहे हैं उस लोन का, उस लोन का ब्याज भी बता रहे हैं ना, 0.75% लोन का ब्याज ऑथेंटिक है, लिखित है आंकड़ा। अब उसके लिए भी धन्यवाद दें। चलिए ठीक, लोन देने के लिए धन्यवाद, ब्याज देने के लिए धन्यवाद। साहब, आप लोगों ने बात रख ली, अब जरा शर्मा जी को भी बोलने दें, उनको भी सुनने दें। बाबूलाल शर्मा जी, एक मिनट सुन, डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल कृषि को बढ़ावा के लिए काम किया ना, उसी का परिणाम है कि आज किसान खुशहाली के कगार पे बड़े उत्पादन का हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसानों को इसका और लाभ हो और सरकार की मंशा जमीन पर और फलीभूत। देखिए, इसमें मुझे कोई शंका नहीं कि धान जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए फिर से धान का कटोरा की स्थिति पैदा कर सकता है। उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है। एक तो किसान का पेट भरेगा, दूसरा किसान का पेट भरेगा, जेब भरी रहेगी तो शहर भी बढ़ेगा, क्योंकि किसान की आदत होती है कि वो खर्च करता है तो वो मार्केट में आता है, मार्केट बूम करता है। ये हो गया। दूसरा क्या है जो अभी शुक्ला जी ने बताया, उस बात से मुझे खुशी हुई। एमओयू तो मैंने बहुत सुने, लेकिन मूर्त रूप में जो है वो कहीं अभी दिखा नहीं है। एथेनॉल की जो पोजीशन है, अगर वो परमिशन मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये मान के चलिए कि धान एक ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा जिसके वजह से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सी चीजों का जो है सरप्लस हो जाएगा और हम जो है एक अच्छे
नए प्रोजेक्ट को लाने के लिए लोगों के लिए एक आदर्श बनेंगे। जिस तरह से धान की खरीदी के लिए, जिस तरह से गोबर खरीदी के लिए, जिस तरह से बोनस देने के तरीके के लिए, जिस तरह से जमीनें आदिवासी से लौटा के वापस देने, कठिन काम करने के लिए हम सब जगह जाने जाते हैं। हम बातें होती है, यहाँ के प्रोजेक्ट जो है छत्तीसगढ़ मॉडल कहा जाता है, जिसका अध्ययन करने लोग आते हैं। तो धान के मामले में भी लोग अध्ययन करने यहाँ आएंगे, ये बात तो मैं स्वीकार करता हूँ। और इसमें इच्छा शक्ति का जहाँ तक प्रश्न है, प्रदेश की सरकार की इच्छा शक्ति तो मुझे दिख रही है, लेकिन केंद्र का सहयोग भी बड़ा साफ साफ दिख रहा है। लेकिन केंद्र को इसमें उदारता के साथ ये सोचना चाहिए कि जिस स्टेट में इतना सरप्लस धान होने की उम्मीद है, आगे और बढ़ने की उम्मीद है, 200 लाख मीट्रिक टन लेने तक की कैपेसिटी खुद शुक्ला जी एक विचार से कहते हैं। तो अगर उस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं तो उसका उपयोग करने के लिए एथेनॉल शुक्ला जी इस पर उत्तर दें, फाइनल दिया जाना चाहिए। इस उत्पादन का और लाभ मिले किसानों को भी, सरकार को भी, क्योंकि आप आगे के लिए जो बड़ा लक्ष्य तय करेंगे जाहिर तौर पर उसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी होगी। जी निश्चित रूप पुनीत जी, मैंने कहा ना, हमारे जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनसे ज्यादा दूरवर्ती सोच वाला किसान नेता, जमीनी नेता आज के डेट में देश में बहुतरे नहीं मिलेंगे, और उनसे ज्यादा लंबी सोच वाला नेता कोई नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर उनके हिसाब से यदि चले तो उससे राष्ट्र को भी फायदा होगा, राज्य को फायदा तो होगा ही होगा, उसके साथ गांव और किसानों को भी लाभ होगा। और माननीय श्रीचंद भी आपने कहा मोदी जी को धन्यवाद दे, तो मैं धन्यवाद दूंगा, हृदय धन्यवाद दूंगा, लेकिन एथेनॉल प्लांट की अनुमति तो दे दे, वो असहयोग ना करे, एथेनॉल प्लांट के दस्तखत दे दे, आपको भी लाभ होगा, सस्ता शायद पेट्रोल डीजल मिल जाए आपको भी, साथ में किसानों को भी पैसा मिलेगा। तो उस दिन जिस दिन वो दस्तखत कर देंगे और हमको एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दे देंगे, प्रयास होंगे, तो धन्यवाद हम सब मिलकर देंगे और आप अभिनंदन भी करेंगे। सुंदरानी जी फाइनल कमेंट। पर दुर्भाग्य से भैया लोग कुछ बोल नहीं पाते मोदी जी के सामने। जी चंद्रशेखर जी, एथेनॉल के मामले में कहीं न कहीं संघीय डाटा पूरे देश की बात है, कहीं न कहीं सभी राज्यों की ये समस्या। अरे आप लोग मांग तो करें, निश्चित आप और यहाँ छत्तीसगढ़ की संसद मांग तो करें छत्तीसगढ़ के हित में। चलिए ठीक है, आज उपलब्धियों की बात थी, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि हम इस पर सियासी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए नहीं जुड़े। जो आज एक उपलब्धि मिली प्रदेश को, प्रदेश के किसानों को, आगे आप इसमें कैसे उन्हें और समृद्ध कर सकते हैं, इस पर विचारों का यह मंच था। फिलहाल यह तय है कि इस बड़े उत्पादन का लाभ किसानों को आज मिल रहा है, कल और मिलेगा, वे और दोगुने उत्साह से इस लाभ को अर्जित करें, इसके लिए प्लानिंग अभी से करनी होगी। और सरकार कहती है कि उसकी इच्छा शक्ति है, उस दिशा में वो कदम बढ़ा रही है, केवल सोच नहीं रही बल्कि लगातार जमीन पर काम करे। देखते हैं अब इसका क्या असर और कब तक असर जमीन पर और दिखेगा। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।